हम लोग देखने वाले हैं क्लास 12 का सीबीएसई बोर्ड का चैप्टर 11 जिसका नाम है ड्वेल नेचर ऑफ रेडिएशन एंड मैटर। तो शुरू करते हैं ये चैप्टर। एनसीईआरटी बोर्ड सीबीएसई बोर्ड के हिसाब से सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर और बहुत इजी चैप्टर है। ड्वेल नेचर ऑफ लाइट का मतलब होता है कि लाइट दो बिहेवियर देती है, एक होता है वेव नेचर और दूसरा होता है पार्टिकल नेचर। अब वन बाय वन हम इसको पढ़ेंगे। सबसे पहले मैं यहीं पर आपको एक्सप्लेनेशन कर देता हूँ। वेव नेचर जिसमें हम लोग पार्टिकल का एज अ रिफ्लेक्शन रिफ्रैक्शन इस प्रॉपर्टी के देखते हैं। पार्टिकल नेचर में हम लोग इसके मोमेंटम की स्टडी करते हैं, इसकी मोमेंटम की स्टडी करते हैं। वेव नेचर में हम इसकी वेवलेंथ की स्टडी करते हैं। अब वन बाय वन इसकी डिटेल में आगे हम लोग स्टडी करते हैं। यहाँ पर मैंने रिफ्लेक्शन कॉन्सेप्ट को समझाने की कोशिश की। रिफ्लेक्शन का मतलब REFL है ना। रिफ्लेक्शन का मतलब क्या, डेफिनेशन पढ़ते हैं। इट इज अ फिनोमेना इन विच इंसिडेंट वेव इज बाउंस बैक फ्रॉम द सरफेस ऑफ ओपेक्स मीडियम। देखो यहाँ पर बॉल की तरह एक ऑब्जेक्ट है जो नीचे टप्पा खा रहा है सरफेस पर और फिर वहां से बाउंस बैक करके आगे बढ़ जा रहा है। अब नॉर्मल अगर हम लोग बॉल को, टेनिस बॉल को इस तरह से थ्रो करे तो ये पार्टिकल का बिहेवियर है, यानी ये जो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट है पार्टिकल का बिहेवियर पढ़। तो यहाँ पे एक रेज ऑफ लाइट को एक रिफ्लेक्टिंग सरफेस में मारा गया। ओपेक का मतलब होता है जो एक साइड से ओपन हो दूसरे साइड से बंद हो। अब सारी बात है, ये मिरर है। अब मिरर में अगर कोई रे ऑफ लाइट को आप मारोगे तो वो रे ऑफ लाइट बिल्कुल टेनिस बॉल की तरह रिफ्लेक्शन करेगी, बाउंस बैक होकर आगे बढ़ेगी। साइंटिस्ट का मानना है कि इसका जो एंगल ऑफ इंसिडेंट है और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन दोनों के बीच में बनने वाला एंगल शुड बी सेम होता है। तो हम लोग ने एक स्टोरी सुनी होगी, जैसे एक लड़की थी अनजानी। वो बोलती है अपने हस्बैंड को कि मुझे चांद दे लो, जमीन पे लेके आके दे दो मुझे। तो जो हस्बैंड परेशान हो जाता है कि चांद इतना बड़ा है उसको नीचे कैसे लाएंगे। तो वो क्या करता है, बीरबल के पास जाता है, बीरबल से इसका सुझाव लेता है। तो बीरबल क्या बोलता है कि एक काम करो, एक घड़ा लो पानी का, उसमें पानी भर दो और उसमें तुम देखोगे कि वो जो चांद है उसका जो इमेज है तुमको पानी के अंदर दिखेगा। और वो इस तरह से वाइफ को बोलता है देखो मैंने चांद को जमीन पे ला दिया, और उसकी वाइफ बहुत खुश हो जाती है। तो ये रिफ्लेक्शन फिनोमिना है जिसके बारे में मैं बता रहा था। अब आता है कैरेक्टरिस्टिक्स प्रॉपर्टी ऑफ लाइट एक्सप्लेन बाय वेव नेचर। यहाँ पे कैरेक्टरिस्टिक में सेकंड कैरेक्टरिस्टिक है रिफ्रैक्शन। रिफ्रैक्शन में क्या होता है, एक ट्रांसपेरेंट सरफेस होता है जिसपे लाइट जाते ही वो आगे बढ़ जाती है, यानी टकरा कर रिफ्लेक्ट नहीं करेगी, रिफ्रैक्ट करेगी। यानी लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में चली जाती है। यहाँ पे मीडियम का मतलब जिसमें लाइट ट्रैवल कर रही है उसे मीडियम बोलते हैं। एग्जाम्पल में तुम लोग को दिखाई दे रहा होगा, यहाँ पे एक कांच का ग्लास है। कांच के ग्लास में बाहर का जो हिस्सा है वो रहता है रेयर मीडियम। सबसे बेस्ट जहां पर लाइट सबसे फास्ट होती है वो होता है एयर, और दूसरा होता है वैक्यूम यानी स्पेस। ये दो जगह है जहाँ पे लाइट की स्पीड सबसे ज्यादा होती है। अब बाकी कोई अदर मीडियम आ गया तो वहां पे लाइट की स्पीड स्लो हो जाती है। जैसे यहाँ पर रे ऑफ लाइट इस तरह से जा रही है और बाउंस बैक होके रिफ्लेक्शन कर दे रही है, समझ गए। सॉरी, रिफ्लेक्शन क्यों बोल दिया मैंने, गलत बोल दिया, रिफ्रैक्शन है ना। तो रे ऑफ लाइट इस तरह से जाएगी फिर अंदर जाके सब बैंड हो जाएगी। अब जितना तुम दूर रहोगे नॉर्मल रे से, जब कोई रे ऑफ लाइट जा रही है और वो नॉर्मल लाइन से काफी दूर है, तो याद रखना अगर नॉर्मल लाइन से दूर है तो अंदर वो नॉर्मल लाइन के करीब बैंड होगी। ये बैंडिंग क्यों होता है, तो इस फिनोमेना के बारे में तुम लोग ने पढ़ा होगा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ये समझाने की कोशिश करता है कि जब लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है तो वहां पर लाइट को तेजी से आगे बढ़ने में तकलीफ होती है। जैसे मान लो कोई स्पोर्ट गाड़ी का गेम खेला होगा जिसमें जब हम लोग गाड़ी को रोड पे चलाते हैं गाड़ी बहुत स्मूथ चलती है, पर जैसे ही हम लोग उस गाड़ी को घास वास में चलाते हैं तो गाड़ी की स्पीड डिक्रीज हो जाती है और वो डायरेक्शन भी बदलती रहती है। तो बिल्कुल वही होता है, जब सरफेस रफ होता है ना तो डायरेक्शन उसका बिगड़ जाता है, और सरफेस स्मूथ है तो डायरेक्शन एकदम अच्छा रहेगा, स्पीड भी अच्छी रहेगी। क्योंकि यहाँ पर ये जो सरफेस है रिफ्रैक्टिव सरफेस, ये वाटर है, इस वाटर की वजह से यहाँ पर लाइट बैंड हो जा रही है। चलो देखते कितना लाइट बैंड हो रही है। तो तुम लोग देख सकते हो लाइट यहाँ पे बैंड हो गई है। लाइट बैंड होकर जो रेज बन रही है उसे रिफ्रैक्टेड रेज बोलते हैं, ठीक है। एक मिनट का ब्रेक लेते हैं। चलो अब आगे बढ़ते हैं हम लोग रिफ्रैक्शन के बारे में। तो हम लोग को समझ में आ गया कि रिफ्रैक्शन एक्चुअली होता क्या है। ये तो कोई एग्जांपल दिखाई गई है, यहाँ पर ग्लास में पानी
पुट किया गया और उसके बाद पेंसिल पुट की गई, तो पेंसिल ऐसा लग रहा है कि टूट गई है, ऐसा ब्रेक जैसे दिखाई देती है। ये ब्रेक नहीं हुई है एक्चुअली, जब वो एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जा रही है ना तो उसका डायरेक्शन बदल जा रहा है, तो हमें ऐसा लग रहा है कि पेंसिल टूटी है, एक्चुअली पेंसिल सीधी है। लाइट ने क्या किया, उसका मीडियम की वजह से उसका डायरेक्शन बदल दिया। पानी भी एक मीडियम ही है ना, तो वो उसका डायरेक्शन बदल रहा है। क्लियर? अब आगे बढ़ जाते हैं, आगे पढ़ेंगे और कैरेक्टरिस्टिक देखेंगे जिसमें आया है इंटरफेरेंस ऑफ लाइट। सबसे पहले पढ़ते ही लिखा गया था फिनोमिना इन विच सुपरपोजिशन ऑफ टू और मोर लाइट। सुपरपोजिशन का मतलब होता है मिक्स करना। इसको और डिटेल में आगे देखने वाले। टू और मोर लाइट ऐसा फिनोमिना जिसमें हम एक या एक से ज्यादा लाइट को मिला देते हैं, है ना, लाइट वेव को मिला देते हैं, जिससे हमें रिजल्टेंट डिस्टर्बेंस और रीडिस्ट्रीब्यूटेड लाइट इंटेंसिटी, जिससे हम लोग को या तो ज्यादा लाइट मिलेगी और लाइट में डिस्टर्बेंस भी आएगा, उसके साथ ज्यादा लाइट मिलेगी या तो लाइट घट जाएगी, ये दो चीज मिलेगी। इस तरह से अगर कोई लाइट इंटरफेयर करे तो उसे इंटरफेरेंस ऑफ लाइट बोलते हैं। तो इंटरफेरेंस का मतलब होता है एक रोशनी और दूसरी रोशनी का आपस में मिलना, है ना। आगे बढ़ते हैं। बट व्हाट डू यू मीन बाय सुपरपोजिशन ऑफ टू वेव? तो मैंने पहले ही बोला था सुपरपोजिशन के बारे में आगे और डिटेल में पढ़ेंगे। चलो देखते क्या होता है सुपरपोजिशन में। कॉन्सेप्ट ऑफ सुपरपोजिशन वेव। देखो यहाँ पर एक वेव दी है, दोनों वेव का जो एम्पलीट्यूड का स्टाइल है सेम है, तो जब ये दोनों वेव को मर्ज करेंगे तो एक बड़ी वेव बनेगी, समझ गए। तो ये इसको बोलते हैं सुपर इम्पोज करना। सुपर इम्पोज मतलब दो चीज को मिक्स कर देना, मैंने बताया यही वर्ड से याद रखो, दो चीज को मिक्स कर देना, और इस तरह से मिक्स हो कि इनसे बनने वाली चीज हो या तो डिस्ट्रॉय हो जाए या तो बढ़ जाए। इस केस में दोनों बढ़ रही है, बढ़ने का एक ही वजह है क्योंकि दोनों का वेव का ट्रैवल करने का स्टाइल एक ही है, इसी वजह से वेव क्या हो गई, डबल हो गई। अब आगे बढ़ते हैं, तो रिजल्टेंट में देखो कितनी बड़ी वेव हो गई। तो ये जो कैपिटल ए दिखाया है ना इधर पे, ये कैपिटल है इन दोनों वेव का टोटल को बता रहा है कि दोनों वेव को जब मिलाए तो इतनी बड़ी वेव बन गई, है ना, रिजल्टेंट बता रहा है। राइट में एनिमेशन में भी वही चीज को बता रहा है कि कभी कंस्ट्रक्टिव तो कभी डिस्ट्रक्टिव, वो डिपेंड करता है दोनों वेव का ट्रैवलिंग कैसा है। अगर दोनों क्रिस क्रिस है, फिर दोनों में तरफ सेम टाइप में, तो यहाँ पर कंस्ट्रक्टिव वेव बनेगी, डबल हो जाएगा एम्पलीट्यूड। अगर ये वेव का डायरेक्शन जैसे कंस्ट्रक्टिव है, ये ट्रो हो, ये अप हो तो ये नीचे हो, वेव मतलब ऐसा उल्टा जाए, तब वेव डिस्ट्रॉय हो जाती है। अब आगे बढ़ते हैं, चौथी कैरेक्टरिस्टिक्स, डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। डिफ्रैक्शन इज अ बेंडिंग ऑफ लाइट नियर द एज एंड कॉर्नर और अ स्लिट्स स्प्रेड द रीजन ऑफ ज्योमेट्रिकल शेडो। बोलने का मतलब ये है कि जब कोई लाइट बैंड हो जाए और बैंड होने के बाद किसी चीज से टकराए, तो वहां से जैसी वो टकराएगी ना, तो वो स्कैटर्ड होके उसकी सारी लाइट एक पूरी फैल जाएगी उस तरफ। ठीक है, ये तभी होगा जब कोई ऑब्स्टिकल रखा जाएगा। जैसे यहाँ पर एग्जांपल है, एक बल्ब दिया हुआ है और यहाँ पर एक स्लिट लगाई है, बीच में स्लिट लगाई है, तो उससे क्या हो गया, बीच में शैडो बनने वाला है, समझ गए। और ये रे ऑफ लाइट के बाद ये बीच में ऑब्स्टिकल है, तो बाकी जगह क्या रहेगी, रोशनी रहेगी, और बीच में क्या रहेगा, शेडो रहेगा। ये ज्योमेट्रिकल शेडो इसलिए लिखा हुआ है क्योंकि ज्योमेट्रिकली हम लोग को लग रहा है कि इतना पार्ट इसमें शेडो होगा, पर एक्चुअली ना शेडो बहुत कम पार्ट में होता है, शेडो ज्यादा पार्ट में नहीं होता है, समझ गए। तो जैसे एग्जांपल ले लो, जब सोलर एक्लिप्स होता है, सूरज के बीच में सन मून आ जाता है, तो आप लोगों ने देखा उसके बाद भी सूरज की रोशनी एज इट इज रहती है, वो साइड से फेंकते रहता है, यानी शेडो कम बनाता है। कोई भी ऑब्जेक्ट में अगर लाइट पास करेंगे ना, तो ज्यादातर वो लाइट काफी हिस्सा कवर कर लेती है, और जो शेडो के लिए हिस्सा देती है वो बहुत थोड़ा सा देती है। तो ऐसा साइंटिस्ट लोग ने ऑब्जर्व किया है। द शेडो ऑफ द ऑब्स्टिकल फॉर्म इज शोन इन फिगर। अब वो जो शेडो का ऑब्स्टिकल फॉर्म है वो फिगर में दिखाया है। हेयर वी कैन सी दैट द शेडो ऑफ द ऑब्स्टिकल इज नॉट शार्प, दिस इज बिकॉज ऑफ डिफ्रैक्शन। अब जो ऑब्स्टिकल में जो शेडो आया वो एकदम शार्प नहीं, देखो ये तुमको कोने वाला शेडो दिख रहा है, ये ज्योमेट्रिकल शेडो, ये थोड़ा थोड़ा इधर से बना हुआ है, बोले देखो ये ब्लर है और बीच में बहुत डार्क हो रहा है। तो मैंने पहले बताया प्रैक्टिकली जो शेडो है वो थोड़ा सा ही बनेगा, ऑब्जर्व शेडो कम रहेगा, पर ज्योमेट्रिकल के बेस पर हम लोग ज्योमेट्री की प्रॉपर्टी के बेस पे ऐसा अंदाज लगाते हैं कि इतना तो शेडो बनेगा ही, तो रियलिटी में ऐसा नहीं होता, रियलिटी में थोड़ा कम ही शेडो रहता है। अब आते हैं पार्टिकल नेचर। लाइट इज सेड टू बिहेव लाइक अ पार्टिकल। सही बात है, लाइट कैसा बिहेव करती है, पार्टिकल की तरह। जैसे बाउंस बैक का भी मैंने एग्जांपल दिया था, ये वन ऑफ द बेस्ट एग्जांपल है। सेकंड क्या लिखा है, ये फर्स्ट आई होप सबको समझ में आ गया होगा। सेकंड लिखा है, इन दिस नेचर ऑफ लाइट बिहेव लाइक अ स्मॉल डिस्क्रीट सेट ऑफ पैकेट। डिस्क्रीट सेट ऑफ पैकेट मतलब लाइट को हम लोग पार्टिकल की तरह नहीं बोल सकते। लाइट में से जब लाइट रोशनी निकलती है ना, तो उसमें बहुत सारे छोटे छोटे
पैकेट निकलते हैं, पार्टिकल नहीं निकलते, पैकेट यानी गुच्छा निकलता है पूरा, छोटे छोटे टुकड़े नहीं निकलते। जैसे एग्जांपल देता हूँ, मान लो कि कहीं पे बाढ़ आ जाती है, जैसे अभी मध्य प्रदेश बहुत सारी जगह पे बाढ़ आ गई बारिश की वजह से, तो वहां पे जो हेलीकॉप्टर्स है ना, उन लोग को फूड वूड भेजते हैं। तो तुमको लगता है इंडिविजुअल पैकेट करके वो फूड भेजेंगे? वो लोग एक पूरा पैकेट बनाते थे, उस पैकेट के अंदर खाना, चावल, दाल, जो भी बेसिक वो सब रहता है, और ऐसे क्वांटिटी में बहुत सारा फेंक देते हैं, जहाँ जहाँ सूखा रहता है, ताकि लोग वहां से उसको उठा के लेके जाए, खाना खाए। तो सेम एज इट इज, पार्टिकल नहीं, लाइट एज एक पैकेट फॉर्म में टुकड़ों में निकल रही है, और उस पैकेट का नाम भी रखा है साइंटिस्ट ने, इसको क्या बोलते हैं, फोटोन और क्वांटा। अब मैक्स प्लैंक ने बोला कि लाइट जैसे दुनिया में हर एक चीज में एनर्जी होती है, तो क्या लाइट में एनर्जी नहीं होती होगी? तो उसने बोला लाइट में भी एनर्जी होती है, और लाइट कैसे बिहेव करती है, डिस्क्रीट सेट ऑफ पैकेट के फॉर्म में इसमें से रोशनी ट्रैवल होती है। ही नेम, अब उसने उस पैकेट का नाम क्या रखा? उसने उस पैकेट का नाम क्वांटा और फोटोन रखा। बोले ये जो पार्टिकल, लाइट की जो एनर्जी पार्टिकल जा रहे हैं ना, पार्टिकल वर्ड गलत होगा, एक्चुअली डिस्क्रीट पैकेट बोलेंगे, पर समझाने के लिए तुम लोग पार्टिकल बोल देना, बट पार्टिकल बेस पे लाइट बिहेवियर नहीं देती। लाइट के अंदर पार्टिकल नहीं, डिस्क्रीट पैकेट होता है ना, जिसके अंदर बहुत सारे लाइट के पार्टिकल हो सकते हैं। अब आगे बढ़ जाते हैं। प्रोटॉन, फोटोन आर डिफाइन एज पैकेट ऑफ एनर्जी। तो ये जो फोटोन है वो पैकेट ऑफ एनर्जी है। तुमको पता है क्या, एक फोटोन बराबर होता है एक इलेक्ट्रॉन्स के। यानी अगर एक लाइट एनर्जी किस पे पड़ेगी, एक फोटोन पड़ेगा, तो वो एक ही इलेक्ट्रॉन को निकालेगा, चार रहेगा तो चार को निकालेगा। तो ये मेन चीज है। अब देखो यहाँ पे बहुत खूबसूरत एनिमेशन में लाइट के पार्टिकल को दिखाया है, और आप लोग यहाँ पे मेन सोर्स जो कि कौन है, हमारा मेन सोर्स कौन सा है, सूरज है यहाँ पे, करेक्ट। इस सन से समझते हैं, ये सन में से देखो रोशनी आ रही, और इस रोशनी के अंदर तुमको ऐसे सर्कल दिखाई दे रहे, छोटे छोटे सर्कल, ये छोटे छोटे सर्कल ही फोटोन है, पैकेट्स हैं। इस तरह से रोशनी ट्रैवल करती है। मैक्स प्लैंक क्वांटम थ्योरी को समझते हैं। मैक्स प्लैंक ने क्या बोला था, ऑलरेडी मैंने समझा था, फिर भी थोड़ा जाते। ये है वो साइंटिस्ट मैक्स प्लैंक। मैक्स प्लैंक ने 1900 में, यानी 19वीं सदी में अपनी ये थियरी रखी थी, जिसका नाम क्या रखा था, प्लैंक क्वांटम थियरी। इसने इस थियरी में ये बताया था कि लाइट में भी एनर्जी होती है, जैसे बाकी हम एटम्स में एनर्जी होती है, इलेक्ट्रॉन मूव करते हो, वैसे लाइट में भी एनर्जी होती है, पर उसकी एनर्जी को कैलकुलेट करने का तरीका अलग होता है। इट टेल अस द लाइट इज प्रोपोगेट। प्रोपोगेट का मतलब होता है आगे बढ़ते हुए, ट्रैवल करते रहना, थ्रू अ फ्री स्पेस इन द फॉर्म ऑफ डिस्क्रीट पैकेट और बंडल। मतलब बंडल और पैकेट के फॉर्म में लाइट के जो पार्टिकल है वो फ्री स्पेस में ट्रैवल करते रहते हैं। दिस बंडल और पैकेट आर कॉल्ड क्वांटा और फोटोन। इसी बंडल और पैकेट को क्या बोलते हैं, क्वांटा या फोटोन बोलते हैं। यहाँ पर तुम लोगों को क्वांटा और फोटोन दिख भी रहे, छोटे छोटे टुकड़े, पार्टिकल मत भूलना, ये पैकेट से क्वांटा है, ठीक है, और कंफ्यूजन हो जाएगा। मैक्स प्लैंक क्वांटम थियरी। अब देखो रोशनी से जो ये निकल रहे हैं डिस्क्रीट पैकेट, हम देख तो नहीं सकते, पर साइंटिस्ट लोगों ने अंदाजा लगाया कि ये ही पैकेट है, पैकेट फॉर्म है, एक अजम्पशन किया गया। अब आगे बढ़ते हैं। प्लैंक्स क्वांटम थियरी में, मैक्स प्लैंक क्वांटम थियरी में उसने एनर्जी का एक फॉर्मूला बताया। बोला जो E है इज इक्वल टू एच नहीं होता है, इस फॉर्मूले में E एनर्जी है, H प्लैंक्स कांस्टेंट की वैल्यू है, कांस्टेंट है, और ये जो V नहीं है, ये न्यू है, ये फ्रिक्वेंसी है। समझ गए? ये फॉर्मूला याद रखना, ये काफी सक्सेसफुल फॉर्मूला बनाया था। यहाँ पर जो H है वो प्लैंक कांस्टेंट है, जिसकी वैल्यू है 6.634 इंटू 10 का पावर -34। देखो इसको याद करना बहुत आसान है, लास्ट में यहाँ पे भी 34 है और टॉप पर भी 34 लिखा है, जूल सेकेंड। कैसे याद करना, याद रहेगा, इसको याद रखना है, भूलना नहीं है। अब मैक्स प्लैंक क्वांटम थ्योरी पे आता है। पहला आते हैं प्रॉपर्टी ऑफ फोटोन में। ईच फोटोन हैज एनर्जी। बोलते हैं हर एक लाइट के जो पैकेट्स होते हैं उनमें एनर्जी होती है, और उनकी एनर्जी को हम लोग इस फॉर्मूले के जरिए कैलकुलेट कर सकते हैं। अब इसी फॉर्मूले को थोड़ा सा मॉडिफिकेशन किया, जैसे यहाँ एच न्यू लिखा हुआ है, फिर एच न्यू के बाद सी अपॉन लैम्डा आ गया। तो ये सी अपॉन लैम्डा कैसे आया, तो ये सी मतलब स्पीड ऑफ लाइट है, और डिस्टेंस यहाँ पे वेव का डिस्टेंस को लैम्डा बोलते हैं, करेक्ट। और टाइम के लिए क्या, टी। अब सबको पता है 1 अपॉन, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, लैम्डा इज इक्वल टू 1 अपॉन टी। तो सबको पता है 1 अपॉन टी फ्रिक्वेंसी होता है, तो सी इज इक्वल टू हो जाएगा न्यू लैम्डा। फिर इसने क्या किया, लैम्डा को लेफ्ट साइड ले लिया, क्या कहाँ ले लिया, लेफ्ट साइड में ले लिया, तो न्यू बचेगा यहाँ पर। तो न्यू की जगह पर उसने क्या ले लिया, सी अपॉन लैम्डा। एच तो पहले से था, इस तरह से इसने ये वैल्यू को यहाँ पर लाया है। चलो, where nu is the frequency of incident radiation, where lambda is wavelength of incident radiation।
ईच फोटोन ट्रैवल विथ स्पीड ऑफ 3 into 10 का पावर 8। जो भी लाइट के पैकेट्स होते हैं, लाइट की जो स्पीड होती है उस स्पेस में 3 लाख मीटर पर सेकेंड होती है। और मास ऑफ फोटोन इज नॉट डिफाइंड द सेंस ऑफ मैकेनिज्म, रेस्ट ऑफ द फोटोन इज जीरो। इसलिए ऐसा बोला है क्योंकि लाइट का कोई वजन नहीं होता। कभी तुमने देखा कोई रोशनी ऐसे नीचे की तरफ गिर रही है? लाइट के जो फोटोन पैकेट्स होते हैं वो बहुत ही लाइट होते हैं, इसलिए उन पे ग्रेविटी एक्ट ही नहीं करती क्योंकि उनका वजन नेग्लिजिबल है, इतना कम है कि हम लोग उसको नेग्लिजिबल बोल सकते हैं। अब आगे बढ़ते हैं। मैक्स प्लैंक क्वांटम थियरी प्रॉपर्टी पे आते हैं। फोटोन हैव डेफिनेट अमाउंट ऑफ एनर्जी। डेफिनेट का मतलब होता है फिक्स। बोले किसी भी लाइट के फोटोन में फिक्स अमाउंट ऑफ एनर्जी होती है और उनका लीनियर मोमेंटम भी होता है, यानी मास के बेस पे उनकी वेलोसिटी। जो कि मास नेग्लिजिबल है इसलिए वो कहीं पे भी ट्रैवल कर सकते हैं, पर बहुत तेज होते हैं वो लोग। यहाँ पर तुमको देखो चार्ज दिखाया गया है। एक इलेक्ट्रिक फील्ड है जिसमें पॉजिटिव चार्ज है, एक नॉर्थ पोल लगा हुआ है और दूसरे साइड में साउथ पोल नेगेटिव चार्ज लगा है और मैग्नेट भी लगा है। अब हमें देखना है कि लाइट को जब इस चार्ज से, सबसे पहले हम लोग किससे गुजारेंगे? चार्ज से। देखते चार्ज से कुछ एक्ट हो रहा है? नहीं हो रहा है। अब इसके बाद हम लोग कहाँ पे घुमाएंगे? उसको मैग्नेटिक फील्ड के पास लेके जाएंगे, देखेंगे कि लाइट कुछ बिहेवियर देती है कि क्या अट्रैक्शन होगा क्या। लेट्स सी देखते हैं। तो साइंटिस्ट लोगों ने क्या पाया, ये तो किसी भी तरफ झुकने को तैयार नहीं है ना, किसी भी तरफ झुकने को तैयार नहीं। लाइट कैसे है? सीधा जा रही है, इसलिए लाइट के पार्टिकल्स को, लाइट के पैकेट्स को न्यूट्रल बोलते हैं। अब आते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। फोटोन हैव फिक्स अमाउंट ऑफ एनर्जी एंड मोमेंटम, ये पढ़ चुके हैं। फिफ्थ पॉइंट, फोटोन आर इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। न्यूट्रल क्यों होता है? मैंने रीजन बताया था, क्योंकि लाइट के पार्टिकल चार्ज के पे डिफ्लेक्ट नहीं करते, ना ही मैग्नेटिक फील्ड पे डिफ्लेक्शन होता है। मतलब मैग्नेटिक फील्ड जाएगी तो भी उनपे कुछ असर नहीं होता। ठीक है। Sixth point, during collision of photon with the material of particle, linear momentum and energy both get कंजर्व। कंजर्व का मतलब होता है कांस्टेंट यानी फिक्स होना। बोले जब फोटोन के पार्टिकल कहीं से टकराते हैं ना, जैसे मान लो ये फोटोन का पार्टिकल एक मिरर से टकरा रहा है, तो मिरर से टकराने पर भी उनकी एनर्जी में कुछ असर नहीं होता है। उनका मोमेंटम, उनकी एनर्जी क्या रहती है? कांस्टेंट होती है, खोती नहीं है। इसको समझना है तो तुम लोग गैस पार्टिकल से ले लो। हवा चारों तरफ फैलती चलती रहती है, लेकिन कभी देखा है कि टकराने पर उनकी एनर्जी कम हो गई और गिर गई हवा? ऐसा नहीं होता है। हवा के पार्टिकल जब बाउंस पे करते हैं तो वो इलास्टिक बिहेवियर रखते हैं। सेम एज इट इज यहाँ पर जो लाइट भी है वो भी कोलिजन जब कर रहा है तो उससे उसकी एनर्जी वो खो नहीं रहा है, एनर्जी उसकी क्या रहती है? कांस्टेंट रहती है। 7 पॉइंट है, as the intensity of light goes on increasing, the number of photon passing through the area also goes increase। ये कॉमन सेंस है, अगर रोशनी बढ़ेगी तो उसके अंदर जो फोटोन है उनकी तादाद भी बढ़ेगी। यहाँ पे हम लोग स्टॉप करते हैं और ये वाला जो पार्ट है वो हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। ये इंपॉर्टेंट है, हर्ट्ज ऑब्जर्वेशन। ठीक है, इसने फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के बारे में बताया था जो एग्जाम में बहुत पूछता है।